distinguished guests here. They have come from Speak Mackay. Before I introduce our guests, you should know something about Speak Mackay. As such, we had a few programs, but it would not be out of context if I give you the information about Speak Mackay. To welcome Mr. Rupak Pawar. As such, the introduction of these two great artists is quite long, but I will make it short so that they get enough time to interact with you. First of all, a few lines about Mr. Harsh Narayan. He is a leading Sarangi player of the younger generation and performer of Hindustani classical music. He lives in Mumbai, India. He has performed and recorded with many Indian classical musicians worldwide and has recently released his first solo album, Scintillating Sarangi. प्रिंसिपल सर का और आपके पूरे स्टाफ का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे हमारे शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करने के लिए, खास करके ये वाद्य जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सारंगी। सारंगी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वर्ड सारंगी आया है सौरंगी इस नाम से। सौरंगी मतलब 100 कलर्स ऑफ म्यूजिक। हमारे पूरे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं। हर स्टेट का एक अलग म्यूजिक है, फोक म्यूजिक। वो हर टाइप के म्यूजिक में सारंगी का प्रयोग होता है और इस बिकॉज इतने सारे म्यूजिक में वो इन्वॉल्व रहता है, इसलिए उसका एक नाम सौरंगी भी है। हमारे सबसे पुराने वाद्यों में से एक है सारंगी, वीणा, पखावज। और पखावज से फिर बाद में आया तबला, जिसके बारे में आज आपके बारे में थोड़ा सा और उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, कैसे बनता है, इस पे कितने तार हैं। आप लोग आई एम श्योर काफ़ी लोग इसमें है कि फर्स्ट टाइम सारंगी देख रहे होंगे, शायद नाम भी सुना होगा फर्स्ट टाइम की सारंगी क्या चीज़ है। थोड़ा सा आज आपको बता देता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट जो है लकड़े, टूल की जो लकड़ी है वो एक लॉग से ही बनता है, कार्व होता है, हैंड कार्व्ड है, मशीन से नहीं बनता। इसलिए एक सारंगी बनाने को काफ़ी समय लगता है। एक अच्छी सारंगी बनने में कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। ये जो नीचे का पोर्शन, थोड़ा सा आपको पीछे से भी बता दूं, ये देखिए सिंगल पीस ऑफ वुड से कार्व किया गया है। ये पीछे का पोर्शन है, ये हॉलो है यहाँ पे। और ये जो नीचे जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, ये भी कंप्लीटली हॉलो है, इसको कार्व किया गया है। और उसको कवर हम करते हैं गोट स्किन से, ड्राइड गोट स्किन से। चलिए इस बात पे घंटे भी बज गई। ड्राइड गोट स्किन के ऊपर एक बेल्ट आप देख सकते हैं, लेदर की बेल्ट है। ये बंधी हुई है सारंगी के पीछे और 2 स्क्रू से उसको फिक्स किया जाता है। और उसके ऊपर एक ब्रिज रखा गया है जिसके ऊपर से सब तार अंदर फिक्स होते हैं सारंगी पर। मेन 3 बजाने के तार हैं, सब मिला के 40 स्ट्रिंग्स, 40 तार है इस इंस्ट्रूमेंट पे।
3 मेन बजाने के तार जो गोट गट से बनते हैं। गोट गट दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के तारों पर भी यूज होता है, जैसे कि आपका हार्प हुआ जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। पुराने ज़माने में पियानो पे भी गट के तार अंदर लगते थे। तो ये 3 बजाने के तार हैं, शायद आप दूर से रंग पहचान सकते हैं। व्हाइट वाला, ये रेड और ये ब्लैक। बाकी 36 to 37 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हम कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रिंग्स, जो स्टील स्ट्रिंग्स हैं। ये जो रेजोनेटिंग स्टील स्ट्रिंग्स है, इसमें हम प्ले नहीं करते। बेसिकली हम जब कुछ नोट बजाते हैं तो बैकग्राउंड में वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम नोट बजाते हैं आप ऐसे रेजोनेंस ध्यान से अगर सुने तो आएगा। एक सर्टेन सस्टेन रहता है। अब सारंगी बजती कैसे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताता हूँ कि धनुर्वाद्य है। धनुर्वाद्य मतलब बोइंग इंस्ट्रूमेंट। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बो, हिंदी में हम कहते हैं गज। ओके, ये भी लकड़ी से कार्व किया गया है, तून की लकड़ी है, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन रोजवुड भी कह सकते हैं, या वेस्टर्न रोजवुड हुआ, एबनी, अलग अलग कोई भी बेसिकली अच्छे सॉलिड वुड से इसको कार्व किया जा सकता है। अब जिस पे आप वाइट बाल देख रहे हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है जो ट्रेडिशनली सब इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे वायलिन हुआ, वियोला हुआ, चेलो हुआ, सारंगी, हॉर्स टेल है, घोड़े के पूंछ के बाल। ये आप थोड़ा हंस भी सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली हॉर्स टेल हेयर से इसको ऑब्वियसली प्रोसेस किया जाता है बाल एक सर्टेन तरीके से, और फिर बो पे फिट करते हैं। दूसरे टाइप के बाल नायलॉन के भी है, जो ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच है। और ज़्यादातर जो टॉप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जो गज के साथ होकर वो हॉर्स टेल हेयर ही प्रेफर करते हैं अपनी गज पर। थोड़ा सा इसके प्लेइंग टेक्निक के बारे में, जो गज है आपका सारंगी के ब्रिज के अराउंड 2-3 इंच ऊपर चलता है लेफ्ट टू राइट, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स है, अगर आप ध्यान से सुने तो बैकग्राउंड में वाइब्रेट हो रही है। अब ये तो इन ब्रीफ हुई आपके राइट हैंड की बात। लेफ्ट हैंड से नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। आपका यहाँ स्कूल में म्यूजिक लेसन होते होंगे, सारे गामा पाधा निसा, आप थोड़ा सा समझते हैं। तो सारे गामा पाधा निसा सारंगी तो बजता आपके लेफ्ट हैंड से। तो थोड़ा सा उसका भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, सारे गामा पाधा निसा बजा के। सारंगी की एक थोड़ी सी यूनिक बात मैं बताता हूँ कि ये दूसरे गज के साजों से अलग कैसा है इसका लेफ्ट हैंड टेक्निक, वायलिन से, वियोला से, चेलो से। और जो हमारे हिंदुस्तान के भी जो दूसरे गज के साज हैं, जैसे दिलरुबा हुआ या इसराज हुआ, उसमें नोट्स प्रोड्यूस होते हैं आपके फिंगर टिप्स से। अब जैसे गिटार समझते होंगे, गिटार का तार आप दबाते हैं तो फिंगर टिप से आपका नोट आता है। सारंगी पे आपके नोट्स आते हैं आपके क्यूटिकल से, थोड़ा सा नेल और थोड़ा सा स्किन। तो आप तार को वहां से दबाते हैं तो आपके सुर लगते हैं। जी पेनफुल है थोड़ा सा, शुरू में दर्द होता है, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट। तो तार को मैं प्रेस कर रहा हूँ क्यूटिकल से, तो वहां से नोट्स आते हैं। 2-3 फ्रेजेस उदाहरण के तौर पे अब बजाता हूँ, जितना पॉसिबल हो दूर से आप देखिए कि मेरा हाथ कैसे मूव हो रहा है अक्रॉस द स्ट्रिंग।
सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सारंगी, उसका बजाने का क्या तरीका है, कैसे नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। रागों के बारे में मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हमारे शास्त्रीय संगीत में है, पर थोड़ा सा और आपको मैं बता दूं तबले के बारे में। तबला आप सब लोगों ने देखा ही होगा, बहुत कॉमन परकशन इंस्ट्रूमेंट है हमारे शास्त्रीय संगीत में, बहुत इम्पोर्टेंट परकशन इंस्ट्रूमेंट है ये। साथ संगत भी इसमें होती है, सोलो भी ये बजता है। मगर आप सब देखते होंगे बहुत एक्साइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, हाथ तेज चल रहे हैं और सुन के बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसका भी एक बहुत प्रिसाइज सिस्टम है जिस तरीके से उसको प्ले करना चाहिए, जिस तरीके से उसको सीखना चाहिए, जो कि रूपक भाई थोड़ा हेल्प करेंगे, मुझे आज डेमोन्स्ट्रेट करना। अब जैसे किंडरगार्टन में फर्स्ट ग्रेड में हम सीखते हैं ABCD, अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, हिंदी में सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे उसका वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, फिर आप ऐसे लिखना सीखते हैं। सेम प्रोसेस है तबला। तबला की अपनी एक भाषा है, जैसे ABCD है वैसे इसकी अपनी अल्फाबेट्स और सिलेबल्स हैं। आप देख सकते हैं रूपक भाई के सामने 2 ड्रम्स हैं उनके आगे, जो राइट हैंड साइड में है उनके, उसको कहते हैं तबला। जो लेफ्ट वाला है वो बायां है, तो तबला और बायां, राइट और लेफ्ट। जो मैं सिलेबल्स की बात कर रहा था, अल्फाबेट्स, जैसे अगर तबला आप देखें तो ना, टेक्टर, ट्रक्कर, दिन, ता। जो लेफ्ट का हाथ है, बाएं का हाथ, कट, घे। और सब साथ में जब वो बजाते हैं दोनों लेफ्ट और राइट, तो कभी कभी बूम और इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है, तो वो करते हैं, वो प्ले करते हुए प्रेशर अप्लाई करते हैं वायर पे या प्रेशर रिलीज करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जब दोनों साथ में बजाते हैं तो धा, धाते कर, 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 धागे पे ना गिरना, धाते कर, धाते कर, धाते कर, धागे पे ना गिरना, धाते कर, धाते कर, धाते कर, धागे पे ना गिरना। प्राण था, धर गुरुंधा, धर गुरुंधा, ताकि धर गुरुंधा बट, धर गुरुंधा, 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 धर गुरुंधा। तो जैसे मैंने कहा था, आप ABCD सीखते हैं, फिर उसका सेंटेंस बनाते हैं, तो इसी तरीके से हमारा म्यूजिक भी आप लिख सकते हैं, सिखा सकते हैं, और ये उसका एक बेसिक तरीका है। अब हमारे शास्त्रीय संगीत में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ताल कहते हैं, जो कि तबला उसमें संभाली जाती है। शास्त्रीय संगीत में अलग अलग रिदम साइकिल्स हैं, जैसे 16 मात्रे का रिदम साइकिल, 16 बीट साइकिल, तो वो 1 to 16 जाता है, फिर लूप में चलता रहता है, जैसे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, और ये लूप में चलता है। मगर तबला में जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं स्टेज पे, उसकी भाषा होगी धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, त्रक धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धिन धिन धा, त्रक धिन धिन धा। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1।
हमारे शास्त्रीय संगीत में बहुत सारी रिदम साइकिल्स है, जो कुछ बेसिक, जैसे 7 मात्रे का रिदम साइकिल हुआ जो है रूपक ताल, 10 मात्रे का रिदम साइकिल हुआ जो है जप ताल। सो जैसे 16 आपने सुना, उसके इक्वल डिविजन्स हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 4 4। 7 मात्रे का जो ब्रेक होगा वो होगा 3 2 2, तो 3 + 2 + 2 becomes 7। So 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 tin tin na din na na din na na tin tin din na na din 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1। 10 मात्रा हुआ जप ताल, जिसका डिवीजन है 3 2 3 2। So 2 3 2 3 rather. So 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dhin na dhin dhin na tin na dhin dhin na dhin na dhin dhin tin na dhin dhin 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1। तो आपने कभी भी क्लासिकल म्यूजिक का कोई कॉन्सर्ट सुना हो या देखा हो या देखने वाले हो, आप अगर वंडर करते हैं कि स्टेज पे ये लोग क्या कर रहे हैं, तो जब मैं प्ले कर रहा हूँ तबला वादक के साथ, मैं कॉम्पोजिशन बजा रहा हूँ या कुछ इलैबोरेट कर रहा हूँ, हम दोनों का ये तरीका हो या कोशिश होगी कि सबसे क्रिएटिव तरीके से हम फर्स्ट बीट पे वापस कैसे आएंगे, चाहे वो 7 बीट साइकिल हो, 10 हो या 16 हो। तो सबसे अच्छा क्रिएटिव तरीका हम ढूंढते हैं कि हम दोनों साथ करते हुए फर्स्ट बीट में वापस आए। इन ब्रीफ सरफेस लेवल काम ये है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा हमारे रागों के बारे में। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो ऑब्वियसली मैं बायस साउंड करूँगा, लेकिन वो दुनिया के सबसे अच्छे और एडवांस म्यूजिक में से एक है। उसका कारण ये है कि सिर्फ हमारा म्यूजिक है वर्ल्ड में जो कि टाइम साइकिल पे चलता है, टाइम थियरी पे। अब जैसे जैसे आप थोड़े से और बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, ये बात और समझेंगे आप कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड सेट कुछ और होता है, बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, ब्लड प्रेशर अलग होता है, दोपहर में चेंज होता है, शाम को चेंज होता है, रात को सोते टाइम चेंज होता है। तो उसी प्रकार से ये माइंड में रखते हुए हमारे राग डिजाइन किए। सुबह के राग अलग है, दोपहर के अलग है, शाम के अलग है, इवनिंग के अलग है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि शाम का राग कभी सुबह नहीं बजाना चाहिए। तो उसके बहुत साइंटिफिक रीजंस है। हमारा इतना पुराना म्यूजिक है, अनफॉर्चुनेटली इस म्यूजिक को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, इसकी राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, इस वजह से ये बोरिंग साउंड करता है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे इस चीज को समझने में, तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, लाइफ में आनंद आएगा उस चीज का। अब कुछ बातें जो थोड़ी सी राग की मुझे आपसे बतानी थी। जो राग में हमारा परफॉर्मेंस में एक सर्टेन फ्लो होता है, जो स्टैंडर्ड फ्लो होता है, बेसिक, हर म्यूजिशियन के हिसाब से, आर्टिस्ट के हिसाब से चेंज करते हैं वो, लेकिन मोटा मोटी ये सेम होता है। शुरुआत होती है अलाप से। अलाप एक स्लो मेडिटेटिव पोर्शन है जिससे राग का कैरेक्टर और इमोशन एस्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद आता है जोड़। जोड़ भी एक अलाप की फॉर्म का मूवमेंट है, बट उसमें एक सर्टेन रिदम फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि बिना तबला के संगत के चलता है। फिर आती है कुछ तानें। तान बेसिकली फास्ट फ्रेजेस, और उसके बाद कॉम्पोजिशन हम साथ में बजाते हैं तबला, जो कि 12 मात्रा की हो सकती है, 10 मात्रा की हो सकती है। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं एक परफॉर्मेंस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और परफॉर्म करते हुए मैं बीच बीच में थोड़ी सी बात करके एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये अलाप चल रहा है, अभी जोड़ शुरू हुआ, अब ये ताने यहाँ शुरू हुई, और फिर जब कॉम्पोजिशन पे आएंगे तब उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सुबह का एक राग है, राग गुजरी टोड़ी। उसमें 3 मूवमेंट्स, अलाप, जोड़ और तान, इसके उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
जूम कर देना। अभी जोड़ है, आप मेरे राइट हैंड में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि एक रिदम फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है। 1 1 1। इस टाइमिंग में मैं फ्रेजेस गाऊंगा जो कि थोड़े अलाप बेस्ड मूवमेंट्स हैं। यहाँ से कुछ ताने हैं, ताल फास्ट फ्रेजिंग। अब इसी राग में मैंने आपको रिदम साइकिल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। 12 बीट रिदम साइकिल का एक ताल, उसमें एक मैं गत प्रस्तुत करता हूँ, ये सेम राग गुजरी टोरी में। तो इसकी जो दिन दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब ये साइकिल पे चलता रहेगा और हम दोनों कोशिश करेंगे मोस्ट क्रिएटिव तरीके से वापस सम पे आए। ओके, तो ये बेसिकली अब जो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स तक आप देखेंगे, आप ट्राई कीजिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन एंड एंजॉय द म्यूजिक।
हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे बीच में स्टेज पे क्या हो रहा है। और अगर समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे इसमें समझने में, तो समझ में आने लग जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, so please feel free to ask. I will be happy to answer before I present my final piece for finishing this session. अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछिए। हाथ ऊपर कीजिए। अब ये पेग्स की बात, ये साइड पे, तो इसको हम कहते हैं ट्यूनिंग पेग्स, या हिंदी में हम कहते हैं खूंटियाँ। ओके, ट्यूनिंग पेग्स ये जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स जो छेड़ते हैं हम लोग, ये इसको ट्यून करने के लिए काम आते हैं। तो अगर कोई इस तार का हमें पिच चढ़ाना हो या पिच उतारना हो तो ये हम यूज़ करते हैं पेग्स टू गेट इट ट्यून। सेम ये जो आप बड़े पेग्स देख रहे हैं उनका भी सेम प्रिंसिपल है। अगर मैं मेन तार का सुर थोड़ा सा चढ़ाना चाहता हूँ या उतारना चाहता हूँ तो मैं ये यूज़ करता हूँ। हेलो, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे इन्वॉल्व है, ध्यान से सुन रहे हैं। हाथ ऊपर करके, यस, ये देखिए। थोड़ा सा तीन स्ट्रिंग्स कलर अलग क्यों होता है? अलग क्यों? ये बेसिकली हम लोग को अलग अलग बेस चाहिए। तो बेस का जो स्ट्रिंग है आप देखेंगे ज़्यादा गहरी साउंड है इसमें। हमारे वैसे कोई भी संगीत में अलग अलग ऑक्टेव्स होते हैं। तो सारेगामापाधानीसा बेस में भी बजता है, मिडिल ऑक्टेव में भी बजता है। तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें अलग गेज के तार चाहिए होते हैं, वो उस कारण से। तो आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे सारेगामापाधानीसा इसी राग में बजाता हूँ, एक आपको बहुत बेस की साउंड आएगी और एक थोड़ी सी ट्रेबल की साउंड आएगी, तो आपको फर्क का पता चलेगा। तो ये बेस का सेम सुर थोड़ा सा ट्रेबल के साथ आगे की ऑक्टेव में। ठीक है, ओके, यस प्लीज। कोई मुझे हेल्प कर दे। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप बस आगे यहाँ खड़े रहो और बोलो, जोर से बोलो। आपका ये जो लेदर बेल्ट लगा हुआ है तो उसके ऊपर ब्रिज लगाना जरूरी है? उसके डायरेक्ट लेदर बेल्ट से नहीं जा सकता क्या स्ट्रिंग्स? नहीं, वो जो ब्रिज के जो लेग्स हैं, पैर हैं, वो थोड़े से पॉइंटी होते हैं, तो वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो ताकि उनको सपोर्ट रहे तो ये लेदर बेल्ट लगाते हैं। दूसरी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने तार हैं, उसका बहुत वजन पड़ता है सारंगी को, तो लकड़ा भी खराब हो सकता है, क्रैक हो सकता है, ये स्किन भी फट सकता है। ये स्किन भी, जैसे हमारा स्किन है वेरी सेंसिटिव टू वेदर, ठंड में कड़क हो जाता है, गर्मी में नरम हो जाता है, बारिश के दौरान उस पर मॉइस्चर आता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग। तो ये बेल्ट बहुत हेल्प करता है टू मैनेज ऑल दीज चैलेंजेस। ओके, गुड क्वेश्चन। कोई भी आर्ट फॉर्म सीखने में समय लगता है, लेकिन मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, और ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट से बहुत घबराते हैं, अरे बहुत मुश्किल साज है ये सब, इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन आप सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आपके मार्गदर्शक अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, तो आपका जो जर्नी है वो आसान हो जाती है। तो वैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने सारंगी सीखना शुरू किया 6 साल की उम्र से, और पहले 5 to 6 years रिगरस ट्रेनिंग की विद जस्ट बेसिक्स, सरगम जो सारेगामापाधानीसा, सा, सा, नी, धा, मा, रे, सा,
उसमें, और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग और धीरे धीरे करके एडवांस हो गई। सो शास्त्रीय संगीत में एटलीस्ट 4 to 5 years इन द बिगिनिंग आपको बहुत डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा सिर्फ रोज, और दैट अप्लाइज फॉर एनी आर्ट फॉर्म फॉर दैट मैटर। अगर आप पेंटिंग भी सीखना चाहते हो तो उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच लाइक दैट। यस, जी बो के बिना हम नहीं बजा सकते। इसका प्राइमरी जो साउंड आता है वो बो से ही आता है। बो के बिना हम ट्यून कर सकते हैं, मैं उसको प्लग कर सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट टू गेट सम आइडिया ऑफ सुर, लेकिन अल्टीमेटली मुझे बो ही यूज करना पड़ेगा उसमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। कलर्स एक्चुअली तारों का कलर कोई भी हो सकता है क्योंकि उस पर डाई लगाते हैं बनाते दौरान। सो जैसे रेड तार है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है उसका गेज, उसकी थिकनेस क्या है। तो ये सुर में उसको ट्यून करने के लिए मेरे को एक सर्टेन थिकनेस चाहिए, वो मुझे अगर मिल जाए तार पे तो कलर मैटर नहीं करता उसका। जी सारंगी में चमड़े की क्या जरूरत है, वो वायलिन में भी नहीं होती है? जी वायलिन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वायलिन पे सिर्फ 4 मेन तार लगते हैं, ठीक है, और वायलिन का जो जिसको हम कहते हैं साउंड बोर्ड वो वुड का होता है, मगर 4 तारों का प्रेशर उतना नहीं होता जितना 40 तारों का होता है। अगर इसके मैं वायलिन का लकड़ा लगा लूँ तो धप करके अंदर टूट जाएगा और बैठ जाएगा। तो उसका प्रेशर उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि वो डैमेज नहीं हो, स्किन इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, यस, ये वाले, ये भी जैसे मैंने कहा कि ये जैसे ट्यूनिंग पैड्स हैं, वैसे ये भी ट्यूनिंग पैड्स हैं। तो ये मैं ऊपर के तार ट्यून करने के लिए उसको यूज करता हूँ। जी यस, ये इसकी बोइंग की पोजीशन यही है क्योंकि इसका फिंगर बोर्ड ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ बो करूँगा तो मैं हाथ लेफ्ट हैंड काम चलाऊंगा, तो बेसिकली उसका जो बोइंग पोजीशन है यहाँ है, ताकि ऊपर के फिंगर बोर्ड जिसको हम कहते हैं, फिंगर बोर्ड पे नोट्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एम्पल जगह मिले। ओके, वायलिन का जैसे आपने अच्छा सवाल पूछा, वायलिन का उल्टा है। वायलिन का बोइंग स्पॉट है ऊपर और उसका फिंगर बोर्ड है नीचे, तो इसीलिए वायलिन को उल्टा पकड़ा जाता है। सर जी, गोट का स्किन क्यों चाहिए? गोट का स्किन बाकी भी है जी, यूजली गोट का स्किन एक परफेक्ट थिकनेस है उसका, ताकि इसकी साउंड अच्छी बनी रहे। तो बाकी इनफैक्ट आप तबला भी देख रहे हैं, तबला पे भी गोट स्किन ही लगा है, क्योंकि उसका थिकनेस और जो रेजोनेंस क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो बेस्ट आती है। जी, सारी वायर्स से आप बजाते हैं कि कुछ वायर्स उसके अंदर भी होते हैं? नहीं, हम 40 तार होते हैं, मगर 3 वायर्स से हम बजाते हैं उसको, और बाकी के जो 37 स्ट्रिंग्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, रेजोनेंस के लिए, ताकि जब नोट्स बजते हैं तो बैकग्राउंड में वाइब्रेट होते हैं वो, इसीलिए सारंगी की साउंड की सस्टेन इतनी ज़्यादा रहती है। जी, हाँ, टच करना है। वो बात में बेटा आप बेटा खड़े होकर वहाँ से पूछो, उधर से पूछो, खड़े जाओ, हाँ हाँ जी, जी, आप बोलो बोलो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी तो बता। ये भी ट्यूनिंग पैक्स है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मेरे जो 3 तार, मुझे अगर उसका पिच थोड़ा ऊपर नीचे करना हो तो ये मैं बड़े ट्यूनिंग पैक यूज़ करता हूँ उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी
देखिए अब सब ध्यान से, अगर मुझे मेन तार जो मेरा ये व्हाइट तार आप देख रहे हैं, दूर से आई होप आपको दिख, चलो रेड तार ले लेते हैं, रेड तार आई एम श्योर सबको दिखेगा। अब लेट्स से अगर उसका मुझे पिच ऊपर नीचे करना हो तो मैं ये ट्यूनिंग पेग पकड़ के करूँगा। सर हाँ जी, हाँ जी। बोलो बोलो सर ये तो ब्लैक डॉट है, वो किस काम का है? ये शाही है, अच्छा ओके। उसका आयरन पाउडर और कोल का मिक्सचर, आयरन पाउडर एंड कोल तो सर ये काम किस काम का होता है? और वाइब्रेशन। ये नहीं, बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये देखिए जो तबला है, इसमें बीच में जो आप ब्लैक सर्किल देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं शाही। ओके? एक मिनट बेटा, सिर्फ एक क्वेश्चन में आंसर करता हूँ, देन आई टेक योर क्वेश्चन। ओके, ये जो शाही है इसको हम कहते हैं ताकि साउंड डिफरेंस, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल साउंड डिफरेंस मुझे चाहिए ना ता, अब शाही पे सुनिए तिट त्रक, ये दिन, तो ये डिफरेंस है ताकि वो शाही से हमें स्पॉट मिलता है। ओके बेटा, एक सेकंड, उनका सवाल आप मुझे पूछिए। सर घोड़े के बाल क्यों यूज करते हैं? घोड़े के पूंछ के? यस, ये ट्रेडिशन, क्योंकि घोड़े के पूंछ के बाल एक तो प्रोसेस किए जाते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सबसे टॉप क्वालिटी का होता है। सो सारंगी में ही नहीं, वायलिन में, वियोला में, इवन वेस्टर्न यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट्स पे सब हॉर्स टेल का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द साउंड क्वालिटी दैट इट कैन प्रोड्यूस। गुड क्वेश्चन। जी बेटा पूछिए। सर आपको ऐसा क्यों लगा कि आप वायलिन अच्छे से कि सारंगी अच्छे से बजा सकते हैं? सारंगी की साउंड मुझे बहुत पसंद है, नंबर 1, और दूसरा हमारे सबसे पुराने साज में से एक है, तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। प्लस मेरे दादाजी पंडित राम नारायण जी, एक चीज़ इसी सवाल के माध्यम से आपको बताना चाहूँ कि सारंगी हमेशा अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट रहा है, मतलब एक मेन वोकल कोई जो गाने वाले हैं उनके साथ संगत का साज रहा है, मगर ये मेरे दादाजी पंडित राम नारायण जी की वजह से सोलो एकल वाद्य का इंस्ट्रूमेंट बना। इन्होंने इस वाद्य को दुनिया के हर कोने में इसकी प्रस्तुति की, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, सारंगी को उन्होंने लेके जाके सबसे रिस्पेक्टेबल तरीके से प्रेजेंट किया, और आज जो रिकग्निशन मिली है इस इंस्ट्रूमेंट को, ये उनके वजह से ही मिली है। इसी काम के लिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी दिया। हमें ये उम्मीद है कि भारत रत्न भी जल्दी आ जाए। जी, वो तबला में बीच में सिलेंडर शेप का वुडन का क्या है? हाँ जी, वो तबला आप ये है बताइए, बेटा, आपको ये तबला है, तबला नहीं है। उसको गट्ठे बोलते हैं, लकड़ी का रहता है, फॉर ट्यूनिंग को यूज होता है। अगर मुझे चढ़ाना है तो वो मैं नीचे लूँगा, अगर मुझे उतराना है तो मैं ऊपर, फॉर ट्यूनिंग के लिए ट्यूनिंग। तो बेल्ट कौन से मटेरियल से बना है? तबला पे जो बेल्ट है ये लेदर बेल्ट, कमर पे भी आप पहनते हैं लेदर बेल्ट, तो सही। सर जो सारंगी है उसमें जो 3 इम्पोर्टेंट तार है वो कौन से हैं? वो है ये जो व्हाइट वाला, इसको हम ट्यून करते हैं सा पा सा, 3 सुर में ये। ओके, सर वो आपने सारंगी में वो बीच में क्यों छोटे छोटे होल हैं? यहाँ पर ये जो ट्यूनिंग पेग्स हैं ये पूरे सारंगी के अक्रॉस जाके इस तरफ से थोड़े से निकलने चाहिए, तो ये उसका स्पॉट है। अच्छा ये वाले दो लाइन है जो ऊपर ये, अच्छा ये इसमें से वो तार जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स है उसमें से निकलते हैं, इसीलिए
वो होल होना जरूरी है। ओके सर तबले इनका बड़ा उधर ये पीछे जो वुड के ये बने हुए हैं वो किस काम के हैं? या ट्यूनिंग के लिए है बेटा, वो थोड़ा सा सुर ऊपर नीचे करना हो तो वो यूज होते हैं। सर तबले में ये जो रस्सियाँ जैसी ये जो बंधी है ये किस काम की होती है? ये ताकि वो तबला जो सुर मेंटेन कर, उसको खींचा हुआ है, वो लेदर है इस पे लगा हुआ। ये जो पूरी है ये सेपरेट पार्ट रहता है पूरी, और ये मेटल है पॉट, उसको फिक्स करने के लिए वादी ही रहता है। इसको ये बुल का चमड़े का है, बुल बफेलो, तो उसको फिक्स करके वो नीचे से कनेक्ट होता है। सर तबला छोटा और बड़ा क्यों होता है? हाँ, और बिगर सरफेस बेस का जरूरत रहता है ना, तो बेस वाला बड़ा रहता है और वो मेटल रहता है, लेकिन मेटल बेस के लिए अच्छा रहता है। और ये अपर इंस्ट्रूमेंट है, नोट के लिए रहता है। सर वो जो तबले हैं छोटे वाले वो एक इस साइड वाला है वो सीधा है, लेकिन ये वाला थोड़ा आड़ा क्यों? फॉर प्लेइंग स्टाइल, गुड क्वेश्चन है। फॉर प्लेइंग स्टाइल उसको ऐसे इंक्लाइन रखते हैं, ऐसा सीधा रखेंगे तो मुझे पोजीशन नहीं मिलेगा। आप आइए सर इसमें बाया और तबले में क्या फर्क है? बाया और तबले में क्या फर्क है? बाया मीन्स ढगा, इसको ढगा बोलते हैं, ढगा, और ये दाया नाम है। सर तबला सीखने में कितना टाइम लगता है? सेम लाइक सारंगी। ट्यूनिंग के लिए, ट्यूनिंग के लिए, ये भी ट्यूनिंग के लिए। सर जब पहली बार आपने अच्छे से बजाना सीख लिया तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल होने चाहिए। जी मैं ये आप सबके सामने कहना चाहूँ कि मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। मगर हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे मैंने अपने दादाजी पंडित रामनारायण जी के साथ परफॉर्म किया था, उनके 75th बर्थडे सेलिब्रेशन पे नेहरू सेंटर मुंबई में, और मेरी उम्र थी 15 साल, और दादाजी के साथ एक ऐसे मास्टर के साथ बैठना एक एक्सपीरियंस तो है ही, सीखने को तो बहुत खूब मिलता ही है, लेकिन बहुत डरा हुआ भी था मैं। बट मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड हुए, मेरे दादाजी भी बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे। मुझे भी थोड़ा कहना है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक चीज़ है कि जो सारंगी वाद्य है वो हमारे गले के बहुत ज़्यादा करीब है। सर मैं सही हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप सारंगी की आवाज़ सुनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कोई गा रहा है। मतलब उनकी जो मींड है, उनकी जो बारीक हरकतें हैं वो गले से एकदम सटीक तरीके से मिलती जुलती है, आपको दिखाई देगी जो आप सारंगी सुनेंगे तो, है ना। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे की तरफ से एक नई फरमाइश है, एक छोटी सी कोई धुन, फिर हम आगे जो भी है। बिल्कुल, एक राग आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ, विश्व की जो एक लाइव राग है, इसमें एक बंदिश 3 ताल में प्रस्तुत करूँगा। शॉर्ट परफॉर्मेंस गोइंग अलाउड, कुछ तालें, और 16 मात्रे का जो रिदम साइकिल है 3 ताल, उसमें एक गप है। तो विश्व की आंखें बंद करके ये रियलाइज कीजिए, ऐसा लग रहा है कि सारंगी में कोई गा रहा है, वो आवाज आ रही है बाहर, ये आप फील कर सकते हैं।
फिल्म के कोई गाने सब मिला के, जैसे मैंने कहा था 4 सप्तक है, 4 ऑक्टेव्स, तो वहां तक के साउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर इसमें जो 3 मेन वायर है, व्हाइट, रेड और ब्लैक, वो इसी सेम कॉन्बिनेशन में रहना चाहिए, फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक भी कर सकते हैं? नहीं, वो इसी सीक्वेंस में होना जरूरी है। सर अगर बड़े लोग होते हैं तो सारंगी बजाते हैं, वो बड़ा यूज करते हैं, तो आप ही छोटा यूज नहीं करते? जी बेटा, मैं सॉरी, आपका सवाल समझा नहीं सर, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े लोग जो होते हैं वो सारंगी बजाते हैं, वो लोग तो बड़ी सारंगी यूज करते हैं, तो आप बड़ी सारंगी क्यों नहीं यूज करते? ये फुल साइज की सारंगी है बेटा। आप शायद कोई और इंस्ट्रूमेंट आपके माइंड में होगा, जैसे सितार हुआ, सरोद हुआ। ये फुल साइज की सारंगी है। सर आप आज से आप प्रेस नहीं करते हो, आप प्रेस क्यों करते हो? प्रेस ना करो तो नहीं चल सकता। नहीं, वो ट्यूनिंग के लिए बेटा प्रेस करना जरूरी है। वो तो मुझे सुर ऊपर नीचे, सुर में रहना बहुत जरूरी है, तो सुर मेंटेन करने के लिए मुझे वो आगे पीछे करना पड़ता है। सर आपको ये किसने बताया कि बड़े होकर आप ऐसा बन सकते हो? मुझे बताया नहीं किसी ने। एक जर्नी होती है। आई थिंक आप जब कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं तब एक टाइम ऐसा आता है, अच्छा ये काम करना मैंने शुरू कर दिया। तो ऐसे मुझे किसी ने बताया नहीं, बस मैं अपने तरफ से अपनी मेहनत करता गया और बाकी जो जैसे जब सुनी है बात हो जाती है। तो आपने मतलब पूरा आपने खुद ही मतलब तैयारी की? जी बिल्कुल। और मैंने तैयारी तो एक चीज़ है, बट सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने गुरु के पास, जैसे आपके पास अगर किताब आ जाए लेकिन आप टीचर से अगर सीखे नहीं बराबर से उस किताब में क्या लिखा है, तो उस किताब का कोई मतलब नहीं होता। वैसे ही है, मेहनत करना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके टीचर ने भी मतलब इसमें आपको हेल्प की थी सिखाने? जी, उन्होंने ही हेल्प की थी मुझे। सर आपने पढ़ाई और ये मैनेज कैसे करें? ऑयल क्यों डालते हो? जी, ट्यूनिंग पेंट्स में ऑयल क्यों डालते हो? हम ऑयल नहीं डालते हैं उसमें। ऑयल कहाँ से आपको माइंड में आया? ऑयल नहीं पड़ता। सर तो क्या डालते हो? अच्छा, हैंड्स में पाउडर है। नहीं सर, ट्यूनिंग नहीं, ऑयल इसमें नहीं पड़ता बिल्कुल। सर आपने पढ़ाई और ये मैनेज कैसे कर लिया? सर इतना प्यार है कि सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं? जी बिल्कुल सिखाते हैं। सारंगी, गाना, वायलिन, जितने इनफैक्ट जो गज के जितने साज है उसकी हम क्लासेस लेते हैं। सर आपके वो जो 40 स्ट्रिंग्स है उसमें से अगर एक मेन स्ट्रिंग को छोड़ के कोई एक भी टूट जाता है तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल। अगर वो स्ट्रिंग टूट गया तो मुझे नया लगाना पड़ेगा इमीडिएटली, उसके बिना मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा। सर आपने घोड़े की पूंछ कैसे निकाली है? भोमे कैसे पूंछ कर दी? ये फॉर्चुनेटली मुझे वो काम मैं अपने गर्ल्स बनाने वाले को दे देता हूँ, मैं खुद जाके उसकी ट्यून्स नहीं गाता हूँ। सर ये स्ट्रिंग में एक ही कलर होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं? अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि उस पर डाई लगाते हैं वो, तो वेज इम्पोर्टेंट है, कलर से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू। सर जैसे जो स्ट्रिंग्स है हमारी, अगर आपको लगता है कि उसमें से जैसा आपको साउंड चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आप जो ऊपर की साउंड प्रोड्यूसर, उसमें से आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा मुझे ठीक करना है? वो धीरे धीरे जैसे आप उसमें आपका सुर का ज्ञान बढ़ता जाता है,
तो सुर का ज्ञान बढ़ता है, तो आपको ऑलरेडी समझ में आता है कि अच्छा नहीं ये कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसको ट्यून करना शुरू करते हैं। सर आप बजाते वक्त हाथ में पाउडर क्यों लगाते हो? क्योंकि हाथ में पसीना आता है ताकि वो, और फ्रिक्शन भी आता है उस वजह से, ताकि वो नहीं हो इसलिए पाउडर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कुछ सवाल तो वाकई हंसाने वाले थे। नहीं, एक सवाल मेरा भी था कि जैसे घोड़े के बाल हैं तो वो घिसते तो होंगे। जी बिल्कुल, हाँ वही मुझे पूछना था। तो एवरी 2-3 इयर्स उसके बाल चेंज होते हैं। 2-3 इयर्स? हाँ, हर 2-3 साल बाद मैं घोड़े को तकलीफ देता हूँ। मेरे गज बनाने वाला मैं नहीं। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने आज का ये जो हमारा सेशन था सारंगी का और उस पर तबले के साथ, आपने बहुत उसको एंजॉय किया होगा। कुछ जानकारी आज मुझे भी मिली, हालांकि इतना साल हो गए, मेरी बड़ी इच्छा थी बचपन से भी कुछ मैं भी सीखूं, लेकिन सीख नहीं पाया कभी। लेकिन आज पहली बार पता चला कि तबला जो है वो दोनों कंबाइंड तबला नहीं है, तबला एक ही है वो छोटा वाला। आज पहली बार मुझे मालूम चला और वाकई मुझे बड़ा आनंद आया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मनुष्य, और सिर्फ मनुष्य नहीं, संगीत एक ऐसी चीज है कि जानवर, पशु, पक्षी कोई भी हो, वो उसको समझते हैं और उसको समझने की उनको ना केवल समझ होती है बल्कि वो उस पर डूब भी जाते हैं। भगवान कृष्ण जब अपनी बंसुरी बजाते थे तो गाय भी मंत्रमुग्ध होकर के उनको सुनने लगती थी। ऐसे ही आज हम सभी जब सारंगी पर हमारे हर्ष जी बना रहे थे तो रियली मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग। और मैं कुछ बच्चों को बोल रहा था कि ये सब सुनने के लिए, और वो भी लाइव, अभी तक तो हमने टीवी पे ही सुना है। हकीकत ये है कि मैंने खुद सिर्फ टीवी पे ही सुना है सब। ये पहली बार है कि मैंने खुद लाइव सामने आंखों से देखते हुए इतना नजदीक, मैं भी इसलिए उठ के आ गया, मैंने कहा देखूंगा जरा जा करके ये कितने तार हैं, 40 तार हैं कहाँ उसमें। तो बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला था, बहुत ही अद्भुत था। और जैसा सर ने बताया कि सारंगी की आवाज़ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे गले की आवाज़, हमारे कंठ की आवाज़ है। मैं विद्यालय की ओर से, समस्त विद्यालय परिवार की ओर से, प्राचार्य महोदय, जितने मेरे शिक्षक साथी हैं और सभी बच्चों की ओर से हमारे इन दो महानुभावों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतना सुबह सुबह विद्यालय में आए। सर्दी बढ़ रही है, मैं कह रहा था हर चीज़ से सुबह सुबह कि 2 दिन से सर्दी बढ़ गई है, पहाड़ों में बर्फ़ गिरी है तो उसका असर यहाँ आता है। लेकिन उसके बावजूद भी, और उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर हम सबको समझाया और सारंगी को बजा करके भी हमको सुनाया। तो इस अद्भुत सुबह के लिए उनका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों जोरदार तालियां। ये आप लोगों के लिए भी शायद जिंदगी का पहला ऐसा अनुभव होगा कि आपने, और आप लोग वाकई, you people are fortunate that केंद्रीय विद्यालय संगठन has given us this opportunity. Few months back हमारे बीच में कोई भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भरतनाट्यम की आई थी, तो उनकी भी पुष्टि, हालांकि मैं बहुत बिजी था, मैं देख नहीं पाया, लेकिन आज मेरे पास
मैं क्लास थी लेकिन क्लास में एक्सचेंज करके मैं सुनने आया मैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं हो पाती हैं। तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे जितने शीर्ष अधिकारी हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे चीज़ों में हमारा परिचय हो रहा है और आपके साथ साथ हम भी इसको सीख रहे हैं। तो मैं फिर से हमारे हर्ष जी और रूपक जी का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि सुबह आप आए। और बच्चों, अब आज का ये हमारा स्पीक मेकिंग का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। आप लोग बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों कलाकार स्टेज से प्रिंसिपल के चैम्बर में प्रस्थान नहीं करते हैं। उसके बाद आप एक के बाद एक अपनी अपनी कक्षाओं में जाएंगे। और हाँ बोल रहे नहीं, ठीक है बेटा, लास्ट का कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक सर।